अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की कुछ लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट्स पर एमसीक्यूज़ करेंगे। ये पूरे पीरियड और मूवमेंट्स को तो कवर नहीं करता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कवर करता है। ये एमसीक्यूज़ आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, विच लिटरेरी पीरियड इज़ नोन फॉर इट्स फोकस ऑन रीज़न, साइंस एंड स्केप्टिसिज्म? ए रोमांटिसिज्म, बी रेनेसेंस, सी इनलाइटनमेंट, डी विक्टोरियन। तो इसका सही जवाब है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट में रीज़न और साइंस पे बात होना स्टार्ट हुई थी, इसलिए। नंबर 2, विच ऑथर इज एसोसिएटेड विद द एलिजाबेथन एरिया एंड रोट प्लेस लाइक हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट? ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए है जेफरी चॉसर, बी जॉन मिल्टन, सी विलियम शेक्सपियर, डी सैमुअल जॉनसन। तो सही ऑप्शन है सी विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रोमांटिक पीरियड ऑफन एम्फेसाइज्ड रैशनैलिटी एंड लॉजिक, अर्बन लाइफ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअलिज्म, एंड डी क्लासिकल आइडियल्स एंड सिमेट्री। तो जो हमारा रोमांटिक पीरियड है वो नेचर के साथ एक ज़्यादा इंसान की रोमांटिक नेचर को शो करता है, मतलब नेचर के साथ लगाव और नेचर की अहमियत को उजागर करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअलिज्म। नंबर 4, द टर्म गॉथिक नावल इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी पीरियड? जो गॉथिक लिटरेचर या गॉथिक नावल की जो टर्म्स हैं वो ज़्यादातर रोमांटिसिज्म के साथ जाती हैं, तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन बी। The term Gothic novel is most closely associated with which literary period? A. Victorian, B. Romanticism, C. Enlightenment, D. Renaissance। तो जो गॉथिक नावल की टर्म है वो ज़्यादातर हमारे रोमांटिसिज्म के साथ मिलती है, इसी में इस तरह की राइटिंग्स लिखी गई थी। नंबर 5, in which literary period did the stream of consciousness narrative style become prominent? A. Modernism, B. Renaissance, C. Romanticism, D. Neoclassicism। तो इसका सही आंसर है A. मॉडर्निज्म। जैसे हमें पता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के में कुछ राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया था, जिस तरह हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस वगैरह हैं, और ये मॉडर्न राइटर्स हैं, तो ये इसका आंसर है A. मॉडर्निज्म। 6, the term metaphysical poets refers to a group of poets from which literary period? A. Victorian, B. Elizabethan, C. Restoration, D. Renaissance। तो मेटाफिजिकल पोइट्स किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? D. Renaissance। 7, 1984 and Animal Farm are novels associated with which author from the 20th century? A. F. Scott Fitzgerald, B. जॉर्ज ऑरवेल, C. अर्नेस्ट हेमिंग्वे, D. वर्जीनिया वुल्फ। तो ये दोनों नावल जो हैं वो एक बहुत फेमस ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। और ये दोनों पॉलिटिकल नावल्स हैं, मतलब पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है इन दोनों में। नंबर 8, विच लिटरेरी पीरियड इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड अ फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन? A. रोमांटिसिज्म, B. न्यूक्लासिज्म, C. मॉडर्निज्म, D. इनलाइटनमेंट। तो इसका सही आंसर है मॉडर्निज्म, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट की गई थी जो पहले लिटरेचर में नहीं होती थी। इस तरह हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा नई थी, या एब्सर्डिज्म, या इस तरह की चीज़ें, और जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के इफेक्ट्स के बाद राइटिंग्स में चेंज आया था वो भी। Number 9, the Harlem Renaissance was a cultural movement primarily involving A. European poets, B. African American artists and writers, C. Asian immigrants, D. Latin American musicians। तो इसका सही आंसर है B. अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट एंड राइटर्स। द हार्लेम रेनेसेंस ये असल में 1950s में एक मूवमेंट थी। इसमें ये हुआ था कि कुछ राइटर्स वगैरह का ग्रुप था, वो मिल गए थे, उन्होंने अपनी ख़ास तरह की राइटिंग्स लिखनी स्टार्ट की थी। ये भी एक तरह का जो पोस्ट वार इफ़ेक्ट्स आता है उसी के साथ ये स्टार्ट होती है। इसके साथ फिर और मूवमेंट्स भी हैं इसके साथ, वो अगले एमसीक्यूज़ में आएंगी।
तो ये एक्चुअली में ये जो एक तरह का डिप्रेशन या जो दूसरा माहौल बन गया था उसमें लोगों ने, और एक ये था और दूसरा ये जो हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स थे उनके कुछ राइट्स वगैरह के इश्यूज हुए थे जिनकी वजह से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। नंबर 10, व्हाट इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? ए एलिजाबेथन एज, बी रेनेसेंस, सी रोमांटिसिज्म, डी न्यू क्लासिज्म। इसका ऑप्शन है ए द एलिजाबेथन एज, क्योंकि इसमें ही हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स और पोइट्स आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। नंबर 11, द कैंटरबरी टेल्स इज अ वर्क एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी पीरियड? ए रेनेसेंस, बी रोमांटिसिज्म, सी मिडीवल, डी मॉडर्निज्म। इसका सही आंसर है सी मिडीवल। कैंटरबरी टेल्स में पता है जेफरी चॉस्टर ने लिखी हैं। जेफरी चॉस्टर हमारे वन ऑफ द अर्ली राइटर्स हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें हमारे पास ये आ जाता है जब वो स्टार्टिंग में है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये तो कैंटरबरी टेल्स तो बहुत स्टार्ट में है, फिर ये मिडीवल क्यों है? एक्चुअली में ये मिडीवल में है, जो बिल्कुल स्टार्ट जो अर्ली पीरियड है उसमें तो हमारे पास ब्यूवल्फ वाली राइटिंग्स आती हैं, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में थी। तो मिडीवल जो था, मिडीवल पीरियड में इन्होंने लैटिन और ग्रीक और दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ के फिर उनकी राइटिंग्स पढ़ के कुछ उनकी ट्रांसलेशन की थी और फिर वहाँ से अपना लिखना स्टार्ट किया था, जिसमें जेफरी चॉसर ने भी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस की हैं। तो ये सारा मिडीवल पीरियड था। नंबर 12, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी आर नॉवेल्स रिटन बाय विच ऑथर फ्रॉम द 19th century? ए जेन ऑस्टन, बी एमिली ब्रॉन्टे, सी मैरी शेले, डी शार्लेट ब्रॉन्टे। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये किसने लिखे हैं? इसका आंसर है ए जेन ऑस्टन। नंबर 13, द टर्म ऑगस्टन एज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लिटरेचर ऑफ विच सेंचुरी? ए 17th century, बी 18th century, सी 19th century, डी 20th century। तो उसका सही आंसर है 18th century। ऑगस्टन एज 18th century में थी और इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। जिस तरह के ऑगस्टन एज की इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी। ऑगस्टन एज का सबसे प्रोमिनेंट राइटर हमारे पास अलेक्जेंडर पोप है। नंबर 14, विच लिटरेरी पीरियड इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इंट्यूशन एंड अ कनेक्शन टू द ट्रांसेंडेंटल? ए रोमांटिसिज्म, बी न्यू क्लासिज्म, सी रियलिज्म, डी विक्टोरियन। तो इसका सही आंसर है ए रोमांटिसिज्म, क्योंकि इसी में ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस किया गया था। नंबर 15, द प्ले वेटिंग फॉर गोडो नोन फॉर इट्स एक्सिस्टेंशियल थीम्स वाज रिटन बाय विच प्ले राइट? ए सैमुअल बेकेट, बी हैरोल्ड पिंटर, सी टेनेसी विलियम्स, डी ऑस्कर वाइल्ड। इसका सही आंसर है ए सैमुअल बेकेट। वेटिंग फॉर गोडो एक एक्सिस्टेंशियल प्ले है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है ये। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो इसे ज़रूर पढ़ें और इस पर रिसर्च करें। नंबर 16, द टर्म ऑगस्टन एज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लिटरेचर ऑफ विच सेंचुरी? ये हमारे पास रिपीट हो गया है, इसका 18th century ही है इसका आंसर। नंबर 17, देयर आइज वर वाचिंग गॉड इज अ नॉवल बाय विच अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर? ए टोनी मॉरिसन, बी जोरा नील हस्टन, सी माया एंजेलो, डी एलिस वॉकर। तो अफ्रीकन अमेरिकन नावल जब भी कोई आता है तो हमारे जहन में 2-3 नाम आते हैं। जिस तरह सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं टोनी मॉरिसन जिन्होंने बिलव्ड लिखी है। इस तरह माया एंजेलो का भी नाम है, मशहूर है। लेकिन ये जो है देयर आइज वर वाचिंग गॉड, इसका सही आंसर है बी जोरा नील हस्टन। अब ये जो है ना ये नावल जो ये वही हार्लेम रेनेसेंस जो हमने पहले जिक्र किया उसी की आगे एक उसी को बयान करता है। ये एक इस पीरियड में कुछ लोग थे जिस तरह अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के बाद और बाद में जिस तरह डिप्रेशन वगैरह बढ़ता गया था तो उस तरह वक्त एक ख़ास तरह की राइटिंग्स लिखनी शुरू हो गई थी। तो ये उनमें से एक राइटिंग है। नंबर 18, द डिवाइन कॉमेडी एन एपिक पोएम बाय डांटे एलिगरी is from which period of literature? A medieval, B renaissance, C enlightenment, D victorian। तो डिवाइन कॉमेडी का लिखी गई थी ए मिडीवल टाइम्स में।
Number 19. The concept of the Byronic hero is often associated with the works of which poet? A. John Keats, B. Lord Byron, C. Percy Bysshe Shelley, D. William Wordsworth. इसका आंसर है लॉर्ड बायरन। बायरोनिक हीरो ऐसा होता है जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब वो कहीं आपको हीरो लगता है, कहीं विलन लगता है। वो एरोगेंट भी हो सकता है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, लेकिन वो शायद हकीकत में वो ना हो। इसकी एग्जांपल्स बायरोनिक हीरोज़ में आपको दूँ, सेवरस स्नेप, हैरी पॉटर नॉवल है, उसमें मूवी भी बनी है, उसमें जो सेवरस स्नेप है तो उसके साथ वो शुरू से लेके आखिरी पार्ट तक तो वो एक विलन टाइप उसका करेक्टर है, लेकिन एंड में आके रिवील होता है कि वो एक तरह का हीरो है। इसी तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो हीरो है हमारे पास, उसको भी बायरोनिक हीरो कहा जाता है। नंबर 20. The lost generation of writers disillusioned by World War I belong to which literary period? A. Victorian, B. Modernism, C. Renaissance, D. Romanticism. तो इसका सही आंसर है B. Modernism। एक तो वर्ल्ड वार 1 का जिक्र आ गया तो हमें पता चल गया कि ये 1900 के बाद की बात है, तो ये मॉडर्न पीरियड में आता है। उसके अलावा भी द लॉस्ट जनरेशन ऑफ राइटर्स, ये जो टर्म है ये मॉडर्न राइटर्स के लिए यूज़ की जाती है। द नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग अ डिस्टोपियन फ्यूचर वाज ऑथर्ड बाय ए. एल्डस हक्सली, बी. जॉर्ज ऑरवेल, सी. रे ब्रैडबरी, डी. जे.डी. सेलिंगर। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनका ऑथर है एल्डस हक्सली, ऑप्शन ए। ये असल में एक बुक है जिसमें आने वाले फ्यूचर की पेशन गोई की गई है, जिस तरह के आने वाले वक्तों में क्या होगा। तो बताया गया है कि कोई नेचुरल बर्ड्स नहीं होंगी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, एक माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी और किस तरह से साइकोलॉजिकल कंट्रोल होगा या दुनिया, तो उसमें मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं। तो असल में जो डिस्टोपियन का वर्ड है, ये यूटोपिया जो है एक यूटोपियन वर्ल्ड होती है, बहुत अच्छी दुनिया जहाँ एक जिस तरह एक कंसेप्ट दिया गया था यूटोपिया का, तो ये उसका उल्ट है। तो एक डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर बयान किया गया है इस किताब में। नंबर 22. द किचन सिंक ड्रामा वाज अ हॉलमार्क ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? ए. एग्जिस्टेंशलिज्म, बी. बीट जनरेशन, सी. एब्सर्डिज्म, डी. एंग्री यंग मैन मूवमेंट। इसका सही आंसर है डी. एंग्री यंग मैन मूवमेंट। ये भी 1950s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और इसमें ये जो किचन सिंक ड्रामा, ये एक किचन सिंक ड्रामा उसे भी ये इस तरह से भी यूज़ किया जाता है कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या ये एक जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्ट्रगल वो फेस करते हैं, तो वो जो ड्रामा होता है या वो उसको स्टेज पे दिखाना, ये उस सेंस में भी ये टर्म यूज़ होती है। और ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट है, ये 1950s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसमें वो राइटर्स जो थे बहुत सारे, और उन्होंने एक शो करना किया था कि किस तरह से उन्हें हर्डल्स वगैरह का सामना करना पड़ता है। और ये काफ़ी जल्दी है, ये 1950s के बाद ये मूवमेंट, पहले वाले मूवमेंट्स की तरह नहीं, लेकिन ये एक चलती रही है। नंबर 23. द टर्म द जैज एज इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लिटरेचर ऑफ विच पीरियड? ए. रोमांटिसिज्म, बी. विक्टोरियन, सी. मॉडर्निज्म, डी. एनलाइटनमेंट। इसका सही आंसर है सी. मॉडर्निज्म। जैज एज मॉडर्न एज को ही कहते हैं। नंबर 24. द 18th century is also referred as the Augustan age, the neoclassical age, age of reason, all of above। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम आगे जाके बताएंगे, इसका सही ऑप्शन है डी. ऑल ऑफ अबव। अगस्टन एज को न्यूक्लासिकल एज भी कहते हैं, इसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका मैंने एक और बताया था कि इसके बारे में जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर है वो अलेक्जेंडर पोप है। तो इस एज के बारे में कुछ और ख़ास बातें ये हैं कि इस वक्त आकर, ये 18th सेंचुरी है, इस वक्त आके किताबें थोड़ी सस्ती होना स्टार्ट हुई थी, कि प्रिंटिंग प्रेस तो थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन उस वक्त महंगी थी किताबें या रिसाले या अखबारात। तो इस दौरान में आके, इस एज में आके उनकी कीमत थोड़ी सी कम हुई थी, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखना शुरू किया था, और उनमें से ज़्यादातर राइटर्स का रुझान सियासी था, मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ लिखा करते थे, या पॉलिटिक्स वाले या जिस तरह पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनसे लिखवाते थे, ताकि अपना जो ओपिनियन है वो आवाम तक पहुँचाया जाए।
तो ये तब से उस तरह की जो रवायात शुरू हुई थी, ये मीडिया कंट्रोल और इस तरह, क्योंकि प्रेस, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये उस वक्त स्टार्ट हुआ था। Number 25. The term metaphor of the cave is associated with which philosopher and his allegory? A. Socrates, allegory of the chariot. B. Aristotle, allegory of the sun. C. Plato, allegory of the cave. D. Epicurus, allegory of the garden. इसका सही आंसर है सी, प्लेटो, एलिगरी ऑफ द केव। ये कंसेप्ट है जिसमें बताया गया है कि हम जिस तरह हमें एक गार में बैठ जाएं, ठीक है, और अपने हाथों में कुछ पुतले या कुछ तस्वीर लें और एक साइड पे आग जल रही हो, तो उनका जो साया पड़ेगा पीछे दीवार पे, वो कोई और देख रहा हो। तो यहाँ पे प्लेटो ने कहा था कि वो जो कोई और देख रहा है वो हम लोग हैं। तो हम जो है वो रियलिटी को नहीं देख रहे, हम सिर्फ रियलिटी के रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, शैडो देख रहे हैं हम। तो हमने कभी चीज़ों का रियलिटी जो है वो हम नहीं देखी। तो जो एक चीज़ की रियल सेल्फ होती है वो हिडन है, और जो उसका शैडो रिफ्लेक्शन है वो हमारे सामने है। या इसको कुछ लोग और तरह से डिपिक्ट करते हैं कि हम अभी उस गार में हैं, तो हमें सिर्फ जो नज़र आ रहा है हम वही सच मान के चल रहे हैं। तो जब हम उस गार से बाहर निकलेंगे या हमें रियलिटी पता चलेगी तो हम क्या सोचेंगे। तो गाइस, यही थे आज के लिए MCQs। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने MCQs ठीक हुए, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम मुझे पता चले और इस तरह की मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।